कुछ भी हो जाए, युद्ध में हारना नहीं है, जान लगा करके लड़ना है। ये राजनीति में भी लागू है। अभी बॉक्सिंग की बात हो रही थी, बॉक्सिंग में भी लागू है। तो क्या वो स्टोरी सही दिखाई गई थी या उस 11 घंटे के एनकाउंटर में ऐसा कुछ था? जिस परिवार के पास में फूड सिक्योरिटी नहीं है तो उसको हमको भोजन देना ही चाहिए। जैसा मोदी जी ने पिछले चुनाव में कहा था, जो मोदी जी की गारंटी है उसका गारंटी कार्ड भी आता है। और ऐसा नहीं है कि बोला और चले गए हम लोग। जैसे घरौनी बनाने के लिए जीपीएस, ड्रोन आदि का प्रयोग किया गया, इस तरीके से वक्फ की संपत्तियों को भी हम मैनेज करेंगे। कानूनी आंदोलित है, ये केवल भूमाफिया आंदोलित है। ऐसे लोग जो झूठ मूठ गलत तरीके से किसी संपत्ति के मुतल्ली बने, वक्फ खाते में 2 रुपए डालते, अपने जेब में 2 लाख रुपए रखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे युवा हैं, मेरे जो खास मेहमान हैं उनके बारे में आप सुन ही चुके हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उजले लिबास में ये जो शख्स यहाँ पे बैठा है, ये एक्चुअली कभी ब्लैक कैट कमांडो रहा है, और साथ ही ये शख्स वो रहे हैं जो कि भारत के प्रधानमंत्री के क्लोज प्रोटेक्शन ग्रुप में रहे हैं। सो यू हैव बीन वेयरिंग मेनी हैट्स, जिन्हें कहा जाता है। सर, कमांडो ट्रेनिंग से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा ये बताइए कि जो कमांडो ट्रेनिंग थी आपकी, ये राजनीति के मोर्चे और सियासत के अखाड़े में क्या काम आता है इसमें? कोई भी ट्रेनिंग काम आती है, और खासकर जो लड़ाई वॉरफेयर से जुड़ी हुई ट्रेनिंग है, वो सिखाती है हमको कि योजना बनाओ, सामने वाले को चित करने के लिए तैयार रहो, और कुछ भी हो जाए, युद्ध में हारना नहीं है, जान लगा करके लड़ना है। ये राजनीति में भी लागू है। अभी बॉक्सिंग की बात हो रही थी, बॉक्सिंग में भी लागू है, और अगर वॉरफेयर की बात करें तो वहां भी लागू है। तो जो एटीट्यूड्स बनती हैं ऐसी ट्रेनिंग से, वो बहुत काम आती है। बिल्कुल, वो सारी चीजें तो काम आती है, लेकिन सर एक चीज और भी, आपकी जो बहुत सारी हैट्स हैं उसमें एक हैट जो है वो यूपी एटीएस चीफ की भी है। अभी हम चर्चा कर भी रहे थे, याद भी कर रहे थे सैफुल्ला एनकाउंटर को लेकर। इनफैक्ट मुल्क मूवी बनी थी, उसमें लगभग वही स्टोरी थी। तो क्या वो स्टोरी सही दिखाई गई थी या उस 11 घंटे के एनकाउंटर में ऐसा कुछ था जो आज आप इस मंच से शेयर कर सकते हैं, जो अभी तक लोगों को नहीं पता है? मुल्क फिल्म मैंने भी देखी थी। मुझे नहीं जानकारी थी कि उस एपिसोड, उस घटना से जुड़ के कोई फिल्म बन रही है। जब फिल्म रिलीज हुई, मैंने देखी, तो फिल्म ठीक बनी थी, लेकिन फिल्म के या उस घटना के बहुत सारे डायमेंशंस थे जिसको कि उसमें आना चाहिए था। पर खैर, ये अलग विषय है। लेकिन उस घटना की, उस एनकाउंटर की बात मैं करूं तो वो समय था जब भारत में, दुनिया में, उत्तर प्रदेश में आईसिस का एक बहुत बड़ा प्रकोप चल रहा था। ऑनलाइन ये लोग युवाओं को रेडिकलाइज कर रहे थे, उनको टेररिस्ट बना रहे थे, और इराक में, सीरिया में, जिसको शाम बोलते हैं अरब में, उस क्षेत्र से ये सब संचालन हो रहा था। लेकिन वो भी एक समय था जब सारी एजेंसीज इतने अच्छे से काम कर रही थी, और कोई भी घटना हम लोग ने नहीं होने दी। और सबसे जो पोटेंट, सबसे शक्तिवान ग्रुप तैयार हुआ था, वो यही था। और इनके साथ में एक घटना हुई जिसमें कि गिरफ्तार हुए कुछ लोग उज्जैन ट्रेन में। उसके आगे सूचनाएं बढ़ी तो हम लोगों ने लखनऊ में एक इनके हाइड आउट पे रेड की। तमाम प्रयास किए कि हम जीवित गिरफ्तार कर पाएं उस आतंकवादी को, लेकिन फिर बाद में एक हमें फेस टू फेस शूट आउट करना पड़ा, जिसमें वो मारा गया। वो पुलिस इनकाउंटर भी अपने आप में एक टेक्स्ट बुक इनकाउंटर है, जो कि 13-14 घंटे लाइव चला, लगातार आ रहा था, एक एक चीज स्कैनर पे थी। लेकिन मैं अपने साथी कमांडोज को धन्यवाद दूंगा कि वो टीम बहुत ही वेल ट्रेन्ड टीम थी, अभी भी है। और ऐसे में जहां पे इतना हाईलाइटेड काम हो रहा हो तो लोगों से गलती भी हो जाती है, फायर पावर अननेसेसरी यूज कर जाते हैं। तो बहुत ही डिसिप्लिन के साथ, बहुत ही विशेषज्ञता के साथ उस एनकाउंटर को संपादित किया गया, और उस टीम के जो कोर मेंबर्स थे उनको फिर प्रेसिडेंट ने गैलेंट्री मेडल से सम्मानित भी किया। वाह। हम विषय के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी दिलचस्पी है कि आपकी वो जो सोशल मीडिया पोस्ट थी, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम विदाई के समय काफी चर्चित हुई थी, और वो जो तस्वीर उनकी कार को लेकर जो आपने पोस्ट किया था, और आज भी आपके घर पे वो तस्वीर लगी हुई है। राजनीति में ये चीज कभी बाधा तो नहीं बनी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था, मेरी उम्र केवल 34 साल थी, मैं प्राइम मिनिस्टर का मेन बॉडीगार्ड था। 4 साल मैं एसपीजी में रहा, उसमें से 3 साल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ में रहा, और उनसे अपने व्यवहार आचरण के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता था। जब वो नहीं रहे तो सबको पीड़ा थी, मुझे थोड़ा एसोसिएशन ज्यादा था तो ज्यादा पीड़ा थी। और एक मैंने तो सामान्य सी पोस्ट लिखी कि उसी बीच ये
जर्मन कार्स खरीदी थी एसपीजी ने, बिल्कुल। तो इसलिए ली थी क्योंकि उसका प्रोटेक्शन लेवल अच्छा था। उस समय इंडियन कार्स का उतना अच्छा नहीं था, लेकिन वो मनमोहन सिंह जी बिल्कुल भी तैयार नहीं होते थे कि मैं इस गाड़ी में बैठूं। उनको बार बार मन करता था कि मेरे लिए एम्बेसडर लगाओ, या जो उनकी अपनी मारुति 800 थी उसको बड़ी हसरत बड़ी निगाहों से देखते थे। पर उन्होंने समझा दिया कि सर इस गाड़ी में तो आप कभी नहीं बैठ सकते, पर उस गाड़ी को भी सहेज के संभाल के रखने की जिम्मेदारी भी एसपीजी की थी। चलिए सर, अब हम विषय पर भी आते हैं जल्दी से। समता को लेकर हाल ही में जो चर्चा हुई उसमें राजनीतिक हलकों के अंदर सरसंघ चालक मोहन भागवत के बयान को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। समता को लेकर, समाज में समानता की लेकर चर्चाएं बहुत होती हैं, कि लेकिन क्या उसकी डेडलाइन बनाई जा सकती है? क्या हम तारीख तय कर सकते हैं कि इसके बाद यहां तक हम सब कुछ समान कर देंगे? वो होगा और कैसे होगा? क्या इसके आयाम है? परसों बहुत ही महत्वपूर्ण बात पूज्य सरसंघ चालक मोहन भागवत जी द्वारा की गई है, और जैसा आपने कहा, क्या ऐसा संभव है कि हम तय करें कि हम पूरी तरीके से विषमताओं को समाप्त कर देंगे या समानता ले आएंगे? मेरा मानना है कि हाँ, ऐसा संभव है। दूसरा, क्या इसके लिए कोई समय सीमा लागू की जा सकती है? अगर समय सीमा लागू नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा, टहलता रहेगा, आगे बढ़ेगा नहीं। दो तरह के मॉडल हैं जिस पे दुनिया में काम होता है। एक जिसको रॉबिन हुड मॉडल कहा जाता है, यानी सरकारें जो पैसे वाले लोग हैं उनको टैक्स करती हैं, और जिनके पास कम पैसा है, गरीब हैं, उनको सब्सिडाइज करती है। ये मॉडल बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आप लगातार ऐसा करते रहेंगे और जो गरीब है वो लगातार सब्सिडी पे ही भरोसेमंद हो जाएगा, जिसके लिए हमारी सरकारें पहले से काम कर रही हैं कि केवल हम सब्सिडी नहीं देते, राशन नहीं देते, हम उसको साथ साथ सीएम युवा जैसी स्कीम से, मुद्रा से, स्टार्टअप से तैयार करते हैं कि आप। वरुण जी, राजनीति में आमतौर पर इसी पे तो बहस होती है कि मेरी सब्सिडी अच्छी है और तेरी सब्सिडी खराब है, ये एक रेवड़ी है, और हम इसी की राजनीतिक परिभाषाओं में उलझे रहते हैं। लेकिन सब्सिडी कोई बंद नहीं कर रहा है, क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जिसकी जरूरत है, जो इसी पर जीवन यापन कर रहा है। सब्सिडी की जरूरत रहेगी, लेकिन सब्सिडी के लिए एलिजिबल अनुमन्य कौन लोग हैं? ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस लेयर से बाहर निकालना है, अंतिम पायदान से आगे के पायदानों पे पहुंचाना है। अब जिस परिवार के पास में फूड सिक्योरिटी नहीं है तो उसको हमको भोजन देना ही चाहिए, लेकिन हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हम उस परिवार को रोजगार दें, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से दें, उसको बिजनेस लगवाएं, चाहे उसको सरकारी नौकरी दें, कई तरीके हैं। लेकिन जिस परिवार में एक बेटी को, एक बेटे को एक अच्छा जॉब मिल जाता है या उसको बिजनेस ले जाता है, अब वो राशन नहीं है, वो तो अब स्वयं वो राशन कमाएंगे और 4 लोग को और भी खिलाएंगे। ये परिवर्तन है, दोनों पे काम हो रहा है। ये हम ना सोचें कि हम केवल सब्सिडी पे रख रहे हैं और इसको हमेशा हम चलाएंगे। आप क्रीमी लेयर के दायरे में जा रहे हैं। क्रीमी लेयर को लेकर बहुत सारी क्रीमी लेयर मतलब आरक्षण, हम दूसरे विषय पे पहुंच गए। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप की बात करें अगर मेरे बाकी, तो 2 लाख 2.5 लाख की आय सीमा है जिसमें हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं। अगर उससे ज्यादा आय है परिवार की तो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो हम चलिए फिलहाल मानते हैं हम इसकी 2 लाख या 2.5 लाख की आय सीमा रखेंगे। तो जितने परिवार जिनकी वार्षिक आय इससे ज्यादा हो गई, ये हमारी सामूहिक सामाजिक सफलता है। हाँ, स्कॉलरशिप के लिए अगर और हम बजट एलोकेट कर पा रहे हैं तो हम इसको 2 लाख को 4 लाख कर लेंगे, 8 लाख कर लेंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सरकार शिक्षा को सपोर्ट करे। तो जो मूल बात पे हम लोग कर रहे हैं कि क्या समानता संभव है? हाँ, निश्चित रूप से संभव है। इसको मापने के, मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट्स भी बने हैं। एक जिनी कोएफिशिएंट वर्ल्ड में यूज किया जाता है, 0 से 1 का स्केल इसमें होता है, और सबसे ज्यादा विषमताएं कम होती हुई स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, डेनमार्क में, स्वीडन आदि में देखी गई। इनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी सबसे अच्छा है। सबसे कम ब्राजील, साउथ अफ्रीका है, यहाँ पे डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। भारत कहीं बीच में है, 0.35 पे हम लोग आते हैं। लेकिन मैं पुनः, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। एक तरफ हम $5 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन ड्रीम को चेज कर रहे हैं, लेकिन अगर वो ड्रीम चंद लोगों के बहुत मालामाल होने से आंकड़ा पूरा हो रहा है तो जाहिर बात है कि आपकी सरकार ऐसा नहीं चाहती है। सरकार चाहती है कि हर परिवार की आय 4 गुना, 8 गुना बढ़े। हाँ, उसके लिए बिजनेसेस भी चाहिए, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट भी चाहिए, उसके लिए और भी काम करने हैं। लेकिन जिस सोच के साथ ये काम हो रहा है,
सुनियोजित तरीके से हो रहा है और अब तो समय सीमा निर्धारित करने की बात हो गई है। ये आने वाले समय में बहुत अच्छा इंडिकेटर है, अच्छा द्योतक है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस काम करने अगर हम में बात उत्तर प्रदेश की करें तो चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर लंबे समय से कई दशकों से जो सारी राजनीति है वो तो इन्हीं जाति समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती रही है। ऐसे में अगर आप समानता या विषमताएं खत्म करने की डेडलाइन की बात करते हैं तो क्या कोई समय सीमा का वादा लेकर आप चुनाव में जाना चाहेंगे? अभी शायद वो स्टेट नहीं है। अभी तो मोहन भागवत जी ने इस बहुत महत्वपूर्ण विषय को रखा कि डेडलाइन बनाओ। अभी तक डेडलाइन की बात नहीं हुई थी। हम सब इस काम में लगे हुए हैं, पर अब विचार करना होगा कि समय सीमा निर्धारित हो सकती है क्या। लेकिन समय सीमा के भी हमेशा माइलस्टोन होते हैं कि हम इस समय तक कहें कि हम इतना अचीव कर लेंगे, इतना अचीव कर लेंगे। गहन मंथन की आवश्यकता होगी और जैसा मोदी जी ने पिछले चुनाव में कहा था, जो मोदी जी की गारंटी है उसका गारंटी कार्ड भी आता है और ऐसा नहीं है कि बोला और चले गए हम लोग। जैसे कांग्रेस ने कौन सा एक कार्ड बनाया था, लोग लिए घूम रहे हैं अब। तो जो एनडीए की, भाजपा की सरकार बोलती है, गारंटी कार्ड जो हम देते हैं फिर उसको ऑनर भी करते हैं। तो जो कहा जाएगा सोच समझ के कहा जाएगा, उसको पूरा किया जाएगा। चलिए, तो गारंटी और वारंटी की आप बात कर रहे हैं और ये रिकॉर्डिंग में है। उस समय जब होगा तब जरूर बात होगी इसके ऊपर फिर से। अवश्य, इसकी भी वारंटी देते हैं। इसकी भी वारंटी है। आते हैं हम एक और विषय पे जिस पर एक और मुद्दा जो बहस का चल रहा है, जिस पर मंथन हो रहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट में भी बहस चल रही है, वो है वक्फ कानून को लेकर। चूंकि आपका विभाग दलित, अनुसूचित, सामाजिक न्याय में जो दलित वंचित वर्ग है उसके विषय को भी आप देखते हैं। एक तरफ आप दलित मुसलमानों की बात करते हैं, आप पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन जब वही मुस्लिम समाज अपने वक्फ को लेकर चिंतित है, सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, तो सरकार उसका जवाब अदालत में देगी। लेकिन जो सामाजिक मंचों के ऊपर इसका जवाब देना चाहिए, वो जवाब ऐसा लगता है कि ये कानून तो बन चुका है, अब जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, अब तो कानून लागू है। कोई भी कानून बनता है जिसमें वक्फ का भी कानून शामिल है, उस पर लोकसभा में चर्चा हुई, उस पर राज्यसभा में चर्चा हुई। चर्चा का स्तर आप देखें, अगर कुछ एक सांसदों को छोड़ दें, तो सरकार अपने पक्ष को, नए कानून को बहुत वैज्ञानिक तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट रख रही थी। और विपक्ष क्या कर रहा था? विपक्ष पूछ रहा था कि आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पा रहा, मतलब जिसका कोई मतलब ही नहीं उस बात से, हल्की बातें वहां पे की जा रही थी। तो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा, सबसे महत्वपूर्ण डिबेट, इससे ऊंचा और इससे महत्वपूर्ण तो कोई अगर मैं डेटा के प्लेटफॉर्म टर्म्स है में नहीं। पूछूं सर, कि अगर उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो मुस्लिम समाज का जो गरीब, दलित या पिछड़ा वर्ग है, उसके हितों को ये नया वक्फ कानून कहां, कितना और कैसे संरक्षित करता है, कैसे प्रोटेक्ट करता है? मैं जो मुख्य अंश है वो बता देता हूँ, बिल्कुल। और किसको एतराज हो सकता है ये भी देख लेते हैं फिर। वक्फ का नया कानून बोलता है कि जो नवीनतम टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जैसे घरौनी बनाने के लिए जीपीएस, ड्रोन आदि का प्रयोग किया गया, इस तरीके से वक्फ की संपत्तियों को भी हम मैनेज करेंगे। इससे किसको आपत्ति हो सकती है? किसी को नहीं। दूसरी बात जो ट्राइब्यूनल की बात है या अपीलेट अथॉरिटी की बात है, वक्फ में अभी तक कोई अपील का प्रोविजन नहीं था। किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में ऐसा होना चाहिए, वो दिया गया। तीसरी बात, जिलाधिकारी, तहसील आदि, ये ऐसी संस्था है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो विशेषज्ञ है लैंड को मैनेज करके, इनका रोल थोड़ा बढ़ाया गया। इसमें से कौन सी बात पे किसी को एतराज हो सकता है? तो हाँ, रही बात सुप्रीम कोर्ट की, तो ये भी बिल्कुल ये न्यायिक, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। किसी ने उसको चुनौती दी है, सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू करेगा। रिव्यू करके अगर सुप्रीम कोर्ट कोई परिवर्तन बताएगा तो सरकार उसके अनुसार काम करेगी। पर मुझे लगता है कि जो मूल भावना एक्ट की है, सुप्रीम कोर्ट उसको सम्मानित करेगा। जितनी सहजता से, जितनी सरलता से आपने उसकी खूबियां गिना दी, लेकिन फिर मेरा सवाल यह है कि आखिर फिर ये मुस्लिम समाज का इतना बड़ा तबका उत्तर प्रदेश के ही कई जिलों के अंदर, वो क्यों इतना आंदोलित है? वो क्यों सवाल पूछ रहा है? वो क्यों चिंतित है? तबका नहीं आंदोलित है, ये केवल भूमाफिया आंदोलित है। ऐसे लोग जो झूठ मूठ गलत तरीके से किसी संपत्ति के मुतवल्ली बने हैं, वक्फ खाते में 2 रुपए डालते हैं, अपने जेब में 2 लाख रुपए रखते हैं। इनका हिसाब किताब अब होने वाला है, जिसलिए ये परेशान है। उत्तर प्रदेश में कहीं कोई ऐतराज नहीं कर रहा, कहीं कोई आंदोलन नहीं हो रहा। जहां की सरकारें इस आंदोलन को प्रोत्साहित करना चाहती हैं, इनकरेज करना चाहती हैं, लोगों को कह रही हैं कानून को हाथ में लो, वहां पे आप ऐसा होता हुआ देख रहे हैं। और खासकर जो गरीब व्यक्ति है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, जो हो, वो कानून के राज को पसंद करता है। क्योंकि कानून का राज नहीं होता तो किसकी संपत्ति छिनती है,
किसको पिटाई होती है? गरीब आदमी को। तो कानून का राज आज योगी जी ने स्थापित किया है 8 साल में उत्तर प्रदेश में, तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता किसको है? गरीब को। जो अमीर है वो तो प्राइवेट सिक्योरिटी रख लेता था, अपना कुछ ना कुछ काम कर लेता था। आज कोई भी व्यक्ति हो, किसी को कोई चिंता नहीं है, फोन मिलाइए, 8 मिनट के अंदर पुलिस आ जाती है, अपना काम करती है। सब इस बात को पसंद कर रहे हैं। कानून का राज, रूल ऑफ लॉ यही नहीं खत्म होता है, वो सिविल कोर्ट्स में भी आता है, फैमिली कोर्ट में भी आता है, वक्फ में भी आता है। रूल ऑफ लॉ में एक और चैप्टर ऐसा है जिसको जोड़ने में आपकी भी भूमिका रही, और वो है एनकाउंटर का चैप्टर। हाल के समय में ये एनकाउंटर के यूपी की स्टाइल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर प्रोटेक्शन का एक स्टाइल बन गई है, या इसके एसेंशियल हिस्सा मान लिया जाए यूपी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए? एक समय था, आपने भी रिपोर्ट किया होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस कहीं गोली चलती थी तो छुप जाती थी और मुंह से ठाई ठाई की आवाज निकालती थी। याद है आपको बात? वो सबको याद होगी बात। वो Yes. क्यों करती थी? हाँ। क्यों? क्योंकि उस समय पुलिस के मन में यह डर था कि अगर उन्होंने गोली का जवाब गोली से दिया और अगला मर गया तो मुझे जेल जाना पड़ जाएगा, ये डर था। योगी जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद साफ किया रूल ऑफ लॉ, और ये लॉ है। अगर मेरे ऊपर पुलिस ऑफिसर, अगर मैं हूं, आप नागरिक हैं, अगर कोई अपराधी गोली चला रहा है तो मैं अपनी रक्षा के लिए, आपकी रक्षा के लिए गोली का जवाब गोली से देने के लिए अधिकृत हूं। योगी जी ने कोई नया कानून नहीं बनाया। योगी जी ने केवल कहा कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई गोली चला रहा है, तुम डरना मत, तुम गोली का जवाब गोली से देना। ये कानून कहता है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। इसलिए आज उत्तर प्रदेश पुलिस डरती नहीं है। जब गोली चलती है तो सीना चौड़ा करके गोली का जवाब गोली से देती है, आगे भी देगी। चलिए सर, इसी नोट के ऊपर इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे किस्से जो हैं वो जानने सुनने को मिले, और बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो अगले संवाद के लिए आप बचा के रखिएगा, इसी मंच पे शेयर करिएगा। संवाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संवाद बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र की नींव है संवाद। संवाद जल्दी जल्दी होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।